Hey kiddos, I'm Dr. Gargi Singh, your bro ma'am, your guide, your mentor, and I'm back with another chapter जिसको मैं कवर कराने वाली हूँ 15 से 20 मिनट में, and that is फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों सिलेक्ट करा मैंने? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी हुआ था, जो मैंने पिछला सेशन डाला था, फोटोसिंथेसिस करा दीजिए। एंड ऑल्सो बच्चे, आई ऑल्सो फील कि प्लांट फिजियोलॉजी में अगर कोई चैप्टर ऐसा जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो है फोटोसिंथेसिस। कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सेशन को यार बड़ा प्यार देना, क्योंकि तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे जो तुम कमेंट्स लिखते हो ना, इट मेक्स माई डे, इट मोटिवेट्स मी। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा बच्चे। यू नो कि आई एम वर्किंग सुपर सुपर हार्ड फॉर यू। हर रोज तुम्हारी क्लासेस ले रही हूँ, सुबह से रात हो जाती है और कमर तोड़ मेहनत कर रही हूँ। तो बस उसके लिए मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप मैक्सिमम शेयर करें इसको, मैक्सिमम इस पे आप लाइक दीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दिल बना देना यार एंड हैशटैग नो मैटर व्हाट, हम चलते जाएंगे। तो चैप्टर शुरू होता है तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से। कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि अगर मुझे देखना है कि जी पत्ता है, पत्ते के अंदर कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, कहाँ पे ग्लूकोज बनता है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करा और मैंने देखा कि जो पत्ते के ग्रीन पार्ट्स हैं बच्चे, वहां पे अगर मैंने आयोडीन डाला, ठीक है, तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहीं पर डेफिनेटली स्टार्च बना है, इसलिए वो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा है। वेयर एज जो येलो पार्ट से, जैसे कि वेराइगेटेड लीव्स होते हैं ना, देखे होंगे आपने, कुछ कहीं पे येलो होता है, कहीं पे ग्रीन होता है, तो जो येलो पार्ट थे बच्चे, उसके ऊपर मैंने ब्लू कलर डाला ना, तो आयोडीन डाला ना, तो कोई ब्लू कलर नहीं मिला। इसका मतलब है कि ग्लूकोज कहाँ सिंथेसाइज होता है? ग्रीन पार्ट्स में। एक अपना है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, है ना, एक अपना है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या है? लीफ लिया जी, लीफ को डाल दिया, कैद कर दिया। कहाँ कैद कर दिया? आधे लीफ को कैद कर दिया तुम्हारे टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कैद कर दिया, और बाकी का आधा लीफ बाहर है। अब जो लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर कैद करा, हमने मेक श्योर करना है कि उसको कोई भी CO2 ना मिले। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि CO2 की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में या नहीं होती। तुम बोलोगे मैम ये तो होती है ना, बट ये वो तो अब पता चला है ना, पहले नहीं पता था। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने KOH के पैलेट्स रख दिए, ताकि जो भी CO2 है ना उसको एब्जॉर्ब कर ले, और इस पार्ट को ये CO2 ना मिले और ये फोटोसिंथेसिस ना कर पाए। तो जब हमने इसके ऊपर आयोडीन लगाया जी, वहां पे कोई ब्लू कलर नहीं आया, ठीक है, वहां पे कोई ब्लू कलर, और यहाँ पे आया क्योंकि इसको CO2 मिल रहा था। सो दैट प्रूव्स कि CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पे आ जाओ बच्चे। अर्ली एक्सपेरिमेंट से जोसेफ प्रिस्ले, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने बताया कि प्लांट ही हैं जो हवा में कुछ ना कुछ चीज डाल रहे हैं जिससे कि हमारी हवा रिस्टोर हो जाती है। क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था बेल जार वाला, इन्होंने देखा कि जब कैंडल के साथ चूहा रखा तो चूहा मर गया, कैंडल भी बुझ गई। लेकिन जब हमने प्लांट रख दिया, मिंट का प्लांट रख दिया, तो भाई ना तो कैंडल बुझी और ना ही चूहा मरा, दोनों के दोनों जिंदा रहे। तो इसका मतलब है कुछ तो रिस्टोर कर रहा है, और वो रिस्टोर करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा था? दैट वाज ऑक्सीजन, जो कि बाद में इन्होंने डिस्कवर भी करा, ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड लेटर ऑन कि इट इज ऑक्सीजन। अब बच्चे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका आता है? इंगनहाउस का आता है। इंगनहाउस ने क्या करा? ही टुक द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज द सेम जो कि प्रिस्ले का था, वही था। लेकिन इन्होंने क्या करा? इन्होंने पानी के अंदर देखा। इन्होंने सोचा चलो पानी के अंदर देखते हैं कि पानी के अंदर भी कुछ धमाल मचा रहे हैं प्लांट्स या नहीं मचा रहे हैं। इन्होंने देखा पानी के अंदर भी धमाल मचा रहे हैं प्लांट्स, लेकिन जब सनलाइट बहुत है, ब्राइट है, तो प्लांट्स धमाल कैसे मचा रहे हैं? यहाँ पे ना बबल्स दिखे इनको दिखे बबल्स। इन्होंने बोला कि भाई ये तो ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन बना रहे। ये बबल्स क्या थे बच्चे? ऑक्सीजन थे। इनका एक्सपेरिमेंट ये था। देन कम्स जूलियस वैन सैक्स। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी तक हमें ये नहीं पता था कि प्लांट खाना तो बना रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमें बताया कि खाना जो बन रहा है ना, ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है भाई साहब, है ना। एंड उसको किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ कि ग्लूकोज है चंचल बच्चा, ठीक है, गुल्लू गुल्लू क्या है? चंचल बच्चा है, इसको हम स्टोर करने के लिए नहीं यूज कर सकते। स्टार्च क्या है? शरीफ बच्चा, इसको हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। दिस इज लेस रिएक्टिव। देन बच्चे मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज एंगलमैन। एंगलमैन ने क्या करा? एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से लाइट को पास करा, ठीक है, फिर देख लो तुम, सतरंगी लाइट्स आई ना, आ गई सतरंगी लाइट्स आ गई, तुम्हारा विप ग्योर बन गया। और इसके साथ इन्होंने बच्चे एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर एक क्या रख दी? एक एल्गी रख दी, क्लेडोफोरा रख दिया। अब तुम यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जहां पे ब्लू लाइट गई वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर रहा है। ये जो पिंक है ये है बैक्टीरिया। जहां पे रेड लाइट गई वहां पर भी बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स अभी तक हमने क्या पता लगाया बच्चे? कि सनलाइट की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको CO2 चाहिए, एंड आपको सनलाइट में भी कौन सी लाइट चाहिए? यू नीड ब्लू एंड यू नीड रेड लाइट, ठीक है। तो ये पता लगाया हमने, एंड क्लैडोफोरा यूज करा था एज द ग्रीन एल्गे। देन कम्स बच्चे कॉर्नियस वैन लील, ठीक है। नील का जो एक्सपेरिमेंट है उसने एकदम ठप्पा लगा दिया वैसे, कि
ये जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट, बहुत डिबेट था साइंटिफिक कम्युनिटी में कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो CO2 से निकल रहा है या वाटर से निकल रहा है। तो इन्होंने बताया कि भाई ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस, ये जो इवॉल्व हो रहा है, ये जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, पानी से हो रहा है बच्चे, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया लिया जो पानी यूज ही नहीं कर रहा था। ठीक है, पानी यूज ही नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब है कि इट वॉज पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, लेकिन ये पानी नहीं यूज कर रहा था, इट वॉज यूजिंग H2S यूज कर रहा था बच्चे, ये रिलीज कर रहा था सल्फर। तो अगर CO2 आपका ऑक्सीजन रिलीज करवा रहा होता तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि वाटर ही प्रोवाइड कर रहा है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का पूरा इक्वेशन, ये तो सब बच्चों को पता होगा। अब हम देखें कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है इसके पास, और इसके पास ये जो स्पेस है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, दैट इज नोन एज बच्चे स्ट्रोमा, जहां पे होंगी डार्क रिएक्शन। क्या डार्क रिएक्शन बिना लाइट के होती है? नहीं, डार्क रिएक्शन आर नॉट लाइक डिपेंडेंट ऑन लाइट, आप उसको लाइट इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हो। अच्छा जी, देखो यहाँ पे क्या है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं बच्चे, ग्रैनम बनाते हैं। ठीक है, और ये सारे कनेक्टेड है किससे, स्ट्रोमा लेमिला से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन पूछा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, तो तुम बोलोगे ग्रैना में होती है, थाइलेकॉइड में होती है, स्ट्रोमा लेमिला, तीनों में होती है। ऐसा नहीं बोलना कि ग्रैना में होती है बस या थाइलेकॉइड में होती है, स्ट्रोमा लेमिला में भी होती है, यहाँ पे भी फोटो सिस्टम चलता है भाई 1। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो तुम्हारे जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे ओरिएंटेशन करेंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे। देखो बच्चों, अगर बहुत लाइट की इंटेंसिटी आ गई है, बहुत तेज लाइट है, तो कोई ऐसे क्यों होगा, फिर तो पूरी लाइट ऐसे ऐसे पड़ती रहेगी, खराब हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर, तो ऐसे हो जाता है। सो इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द वॉल, ये वॉल है तो वॉल के परपेंडिकुलर हो जाता है, लेकिन जब लाइट कम आ रही है तो ऐसे हो जाता है कि मुझे मैक्सिमम लाइट मिले, है ना। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट्स है, सबसे पहले तो क्लोरोफिल प्राइमरी पिगमेंट है, A और B होता है, लेकिन A है तुम्हारा मेजर, A है तुम्हारा यूनिवर्सल मेजर पिगमेंट। उसके बाद बच्चे आपके पास एक्सेसरी भी आ जाते हैं। एक्सेसरी में कौन से, कैरेटिनॉइड्स, हर प्लांट के पास होते हैं कैरेटिनॉइड्स, हर प्लांट के पास होते हैं, देयर इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये कैसे हैं, ये पानी में नहीं घुलते, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये किस में घुलते हैं, लिपिड में घुल जाते हैं, दे आर लिपिड कंपाउंड, तो लिपिड में ही सॉल्युबल होंगे, वाटर में नहीं है। रेड ऑरेंज भाई भांति भांति के कलर यही देते हैं, ग्रीन कलर सिर्फ क्लोरोफिल देता है आपका। 2 तरह के होते हैं बच्चे ये, कैरेटीन एंड जेंथोफिल। कैरेटीन आपको लाल रंग देगा, ठीक है, जो टमाटर में होता है, गाजर में होता है, वो आपको लाल रंग देगा, और जेंथोफिल्स आपको ब्राउनिश या येलोइश कलर देते हैं। अब मैम ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं इनका काम क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स and carotenoids. Accessory pigments are like your teachers. ठीक है, समझो, आप फोटो सिस्टम भी साथ में समझा रही हूँ। they are like your teachers. देखो बच्चों, टीचर्स क्या है, पेपर तो तुमने देना ना नीट का, मैं तो नहीं जाके दूंगी, है ना, मैं तो सिर्फ तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। तो आपके टीचर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर्स हैं, है ना, हम आपको डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो वी आर लाइक योर एक्सेसरी पिगमेंट्स, हम आपके एक्सेसरी पिगमेंट के जैसे हैं। हम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं डिफरेंट वेवलेंथ पे, और फिर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपना काम कर पाओ। यू आर द प्राइमरी एक्सेप्टर, यू आर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, यू आर प्राइमरी एक्सेप्टर, और सारा कुछ मिलके क्या बनता है बच्चे, फोटो सिस्टम बनता है। सब कुछ मिला के बनता है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम 2 तरह का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, या तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल 700 पे एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादा, या फिर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल 680 पे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसी हिसाब से हमने 700 वाले को बोल दिया PS1 एंड 680 वाले को बोल दिया PS2। ठीक है जी, और यहां पे देखो बच्चे, इनका काम क्या होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स का, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना। जब बहुत हाई लाइट इंटेंसिटी होती है ना, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये उसको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दूसरा, इनको डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी दे रहे हैं, है ना। आ जाओ अब बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि आप कितनी कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहे हो। जस्ट लुक एट दिस, क्लोरोफिल ए का ये है ब्लू वाला, ठीक है, क्लोरोफिल बी का बच्चे ये है ग्रीन वाला, ठीक है। इसका मतलब है क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहां पे शो कर रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल बी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहां पे शो कर रहा है, एंड कैरोटिनॉइड्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इधर शो कर रहे हैं, यहां पे इनका एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा। दिस इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और आप इस एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कितना कर पा रहे हो, ये देखो ब्लू और रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना,
इसको बोला जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे इन्होंने दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया है। ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये पूरे के पूरे पिगमेंट्स का मिला के तुम्हारा एक्शन स्पेक्ट्रम है। सब ने कितना काम करा, ये सबका काम है बच्चे, सिर्फ क्लोरोफिल ए का काम नहीं है, ये सबका काम है। ये क्यों दिखाया हुआ है तुम्हें, ये इसलिए बताया हुआ है कि जो क्लोरोफिल ए है ना, ऑलमोस्ट उन्हीं रीजन पे आपका ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब है कि क्लोरोफिल ए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यस बिल्कुल ठीक है, फोटो सिस्टम हो गया। अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए। अब इसमें तुम्हें ट्रिक देने वाली हूँ बड़ी मस्त, आप भूलोगे नहीं कभी कि पहले क्या आता है बाद में क्या आता है। अब बच्चे क्या है इसमें हमारे दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यू हैव PS2, यू हैव PS1। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि ये 600 पे एब्जॉर्ब करता है, ये जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा, जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा। इसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू कर देता है, फेंकना शुरू कर देता है। बोलता भाई मेरे पास बहुत एनर्जी आ गई, ले लो कोई। अब बच्चे इसको कैसे याद रखें कि मैम पहले फियोफाइटिन है, फिर प्लास्टोक्विनोन है, फिर मैम साइटोक्रोम B6 है, मैम फिर प्लास्टोसाइनिन है। इसको कैसे याद रखें, देखो इसको याद रखने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है फिर से, ठीक है, फिर से हो गया फियोफाइटिन। ठीक है, पीसी इज प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, पीसी का बॉयफ्रेंड ठीक है, को प्लास्टर लगा। ठीक है जी, टूट गए वो, इधर उधर गिर गए, तो याद रखो फियोफाइटिन, पीसी, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, देन B6 बॉयफ्रेंड वाला, एंड प्लास्टोसाइनिन इज प्लास्टर लगा। ठीक है, और यहीं पे बच्चे आपका एक ATP भी बन जाता है, यहीं पे एक ATP भी बन जाता है। ये साइटोक्रोम वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ एक ATP बन जाएगा। अब इतनी ही देर में आपका फोटो सिस्टम 1 भी एक्साइट हो गया, उसके पास भी सनलाइट पहुंची, तो उसने भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, ठीक है, फेरिडॉक्सिन के पास गया, फेरिडॉक्सिन से बच्चे NADP के पास गया, एंड फिर आपका बन गया NADPH। इस रिएक्शन को कैटेलाइज किसने करा, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करा फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसके बारे में एक बात तुम्हें पहले ही बता देती हूं। ये वाला जो आपका एंजाइम है ना, ये आपके थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है टुवर्ड्स द आउटर साइड, स्ट्रोमा के आसपास। और ये क्या करता है, ये प्रोटोन को खींच के लाता है, थाइलाकॉइड के अंदर भी डालने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीमियोस्मोटिक थ्योरी में आपको काम आएगा। तो ये हो गया। अब भाई प्लास्टोसाइनिन के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स वापस गए थे, ठीक है, जो इसने लूज करे थे, वो इसको यहां से मिल गए। इसका काम तो सही हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। व्हाट अबाउट दिस वन, इसको भी तो बैलेंस करो यार। तो अब हम पानी तोड़ेंगे, पानी तोड़ा, पानी जब आपने तोड़ा बच्चे, तो आपके पास 4 हाइड्रोजन आयन आ गए और आपके पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तुम्हारे PS2 के पास, और अब इसको भी बैलेंस हो गया। इसका जो इलेक्ट्रॉन गया था उसको भी तुमने बैलेंस कर दिया, बिल्कुल, इसको भी बच्चे हमने रिप्लेनिश कर दिया। ऑक्सीजन जो निकला वो हवा में चला जाएगा, और ये जो आपके 4 क्या बने, प्रोटॉन्स बने, ये जाएंगे थाइलाकॉइड के अंदर। ओके बच्चे, साइक्लिक पे भी आ जाओ। साइक्लिक इज वेरी इजी। साइक्लिक क्या होगा, साइक्लिक में साइकिल बन रहा है, इधर साइकिल नहीं बन रहा था, अब जहां से शुरू करते हो वहीं पे वापस आ जाओगे। सो साइक्लिक में बच्चे यू हैव द FRS, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन गया पहले, फिर किसके पास गया, फेरिडॉक्सिन के पास गया, फिर साइटोक्रोम B6 के पास गया, फिर साइटोक्रोम F के पास गया, देन PC के पास चला गया। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता। रिमेंबर दिस। यहाँ पे बच्चे आपके नॉन साइक्लिक में दोनों के दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। दिस इज द डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका सिर्फ एक इन्वॉल्व होता है, इधर बच्चे थाइलाकॉइड ग्रेना, ठीक है, दोनों हैं आपका। ये आपका स्ट्रोमा लैमेला में मिलता है, ये थाइलाकॉइड और ग्रेना में मिलता है, ये स्ट्रोमा लैमेला में मिलता है। यहाँ पे ATP NADPH दोनों बना, यहाँ पे सिर्फ ATP बना, यहाँ पे पानी टूटा, यहाँ पे पानी नहीं टूटा। अब जरा हम बनाएंगे एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ थाइलाकॉइड। ये मैंने क्या बनाया, ये पूरा का पूरा इज अ थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड में हमने देखा क्या था बच्चे, फोटो सिस्टम 2 था, फोटो सिस्टम 1 था, साइटोक्रोम B6F था, ये सारी चीजें थाइलाकॉइड में थी ना। अब हमें क्या करना है, हमारा पर्पस ये है कि हमें थाइलाकॉइड के अंदर इतने सारे प्रोटॉन भर देने हैं कि एक तरफ जो ये ATP सिंथेज लगा हुआ है ना, इसके द्वार खुलने शुरू हो जाए। जब इतना सारा प्रोटॉन अंदर हो जाएगा ना, इसके द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये जब द्वार खुलते हैं ना बच्चे, जब यहाँ से प्रोटॉन निकलते हैं तो ATP बनता है,
लेकिन उसके लिए अंदर बहुत सारी भीड़ चाहिए प्रोटॉन की। वो कैसे होगा, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो ऐसे पॉसिबल होता है कि अभी पानी टूटा था, नहीं टूटा था बच्चों, टूटा था। तो पानी टूटने के बाद प्रोटॉन बने थे या नहीं बने थे? बने थे। तो वो प्रोटॉन कहाँ जाएंगे? ल्यूमेन में थाइलाकॉइड के। भीड़ करी तुमने? भीड़ करी, यस। मुझे और भी भीड़ चाहिए। अब बच्चे प्लास्टोक्विनोन याद है? प्लास्टोक्विनोन याद है जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था? यस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था यार। ये रहा प्लास्टोक्विनोन। ये पता है क्या करता है? ये बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो कर दूंगा, लेकिन मुझे हाइड्रोजन उठाने दो। और ये हाइड्रोजन को उठा के यहाँ रख देता है थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में। तो फिर से भीड़ कर दी तुमने? यस, भीड़ कर दी। अच्छा बच्चे, अब एक ये जो मैंने तुम्हें फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग क्या कहते हैं, फेरिडॉक्सिन NADPH रिड्यूसिंग रिडक्टेज बताया था ना, ठीक है, रिड्यूसिंग एंजाइम बताया था। ये क्या करता था? ये भी आपके, ठीक है, ये भी आपके प्रोटॉन को उठा के ल्यूमेन में डाल देगा। तो भीड़ बन गई, भीड़ बनी तो भाई भीड़ बनी तो आपके पास एक्यूमुलेशन हो गया प्रोटॉन का, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना। और मैंने क्या बोला था? भीड़ बनेगी तो ये द्वार खुले के, और द्वार खुले तो बच्चे ATP सिंथेज का जो ये F1 पार्ट है ये मूव करेगा, ATP बनाएगा। और किस द्वार से जाते हैं? ये F0 से जाते हैं, राइट। चलो अब C3 पाथवे करते हैं। C3 पाथवे, अब ये सब हो गया, लाइट एनर्जी, लाइट रिएक्शन सारी हो गई, ठीक है, लाइट रिएक्शन हो गई। आपने ATP बना लिया, आपने NADPH बना लिया, पैसे इकट्ठे कर लिए। अब उन पैसे को इकट्ठे करके खाना भी बनाओगे तुम, है ना? अब सामान लेके आएंगे, खाना बनाएंगे, एनर्जी हमारे पास आ गई है। तो बच्चे ये जो आपका C3 साइकिल होता है इसे डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या है 3 पार्ट्स? एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, ठीक है, एक है फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। अब फिक्सेशन जो है आपका, फिक्सेशन में क्या करोगे? CO2 को फिक्स करोगे ऑब्वियसली, लेकिन कौन एक्सेप्ट करेगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन दिस केस इज RUBP। दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। जैसे ही ये एक कार्बन को और पकड़ता है तो इसके पास 6 कार्बन आ जाते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली टूट जाता है, इमीडिएटली टूट जाता है इनटू 3 कार्बन का कंपाउंड विच इज 3PGA। अब 6 कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन के कंपाउंड में टूटा तो कितने बने? 2 बने ना, तो 2 बन गए आपके 3PGA। अब बच्चे ये 3PGA का रिडक्शन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ATP एंड NADPH। तो तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल है अगर 3PGA के, तो कितने मॉलिक्यूल तुम्हें ATP के चाहिए होंगे, कितने मॉलिक्यूल आपको NADPH के चाहिए होंगे? 2 तो 2 ATP लगेंगी, 2 NADPH लगेंगे। अच्छा जी, उसके बाद देखो अब आपके पास बन गया बच्चे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसमें भी क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड है, 2 बनेंगे, फिर 3 कार्बन का कंपाउंड है, 2 बने, टोटल आपके पास 6 कार्बन बन गए। टोटल आपके पास अभी भी 6 कार्बन है बच्चे, लेकिन आपको रीजनरेट भी करना है इसको, क्योंकि दिस इज अ साइकिल, रीजनरेट भी करना है, RUBP बनाना भी है फिर से। तो बनाओ, ATP यूज करो और बनाओ, बना दिया। तो 5 कार्बन तो इधर चले गए, 1 कार्बन आपके पास बच गया, 1 कार्बन आपके पास बच गया बच्चों, जिसको तुम यूज करोगे ग्लूकोज बनाने में। अगर 1 कार्बन आपके पास बचा है तो आपको ये साइकिल कितनी बार चलाना पड़ेगा? 6 बार, क्योंकि मुझे 6 कार्बन चाहिए, इसलिए 6 कार्बन लगते हैं एक ग्लूकोज को बनाने में, 6 साइकिल लगते हैं एक ग्लूकोज को बनाने में, 18 ATP लगते हैं एक ग्लूकोज को बनाने में, और 12 NADPH लगते हैं एक ग्लूकोज को बनाने में, क्योंकि बच्चे हम 6 बार ये साइकिल चलाने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू द C4 पाथवे, जिसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। अब यहां पे C3 पाथवे हर एक में होगा, C3 पाथवे हर एक आपका जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, हर एक में हो रहा है, C3 पाथवे बच्चे हर एक में हो रहा है। लेकिन यहां पे कुछ स्पेशल हो रहा है, ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते। मतलब अगर लाइट बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है, अगर CO2 कम हो गया, ये फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि इनके पास होती है क्रैन्स एनाटमी। व्हाट इज क्रैन्स एनाटमी? क्रैन्स एनाटमी इस बच्चे, इनके पास होते हैं 2 तरह के सेल्स, मीजोफिल तो है, नॉर्मल सेल्स तो हैं, इनके पास बंडल शीथ सेल्स भी हैं जो कि आपके वेस्कुलर बंडल्स के आजू बाजू में, एंड दीज आर वेरी बिग सेल, बहुत बड़े बड़े सेल्स हैं जो कि इम्परमिएबल हैं गैसेस के लिए, गैस को जाने नहीं देंगे। एक बार CO2 यहाँ आ गया ना तो उसको जाने नहीं देंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। दिस इज नोन एज क्रैन्स एनाटमी। ओके, चलो, तो वॉल्स मैंने बता दिया इम्परवियस है, और यहाँ पे बहुत बड़े आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मूविंग ऑन टू द पाथवे। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, देखो जो चीजें बताऊंगी ना, इससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है। C4 पाथवे की बात करें तो आपका बच्चा पहला प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? ये देखो, प्राइमरी एक्सेप्टर इज
फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, CO2 को यही एक्सेप्ट करेगा। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो अगर एक कार्बन आ जाएगा तो 4 कार्बन बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं C4 साइकिल। तो पहला जो आपका कंपाउंड बना, स्टेबल कंपाउंड बना, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या फिर OAA भी लिख सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। एक्सेप्टर कौन है? ये है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP इज द एक्सेप्टर। कौन सा एंजाइम लगा बच्चे? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे। PEP कार्बोक्सिलेज लगा। पेप्को भी बोल देते हैं इसको, पेप्केस भी बोल दिया जाता है। एक बार आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट बन गया तो आप बनाएंगे गुल्लक। मैलेट क्या होता है बच्चे? गुल्लक होता है। मैलेट इज योर गुल्लक। गुल्लक के अंदर पैसे इकट्ठा हो रहे हैं ना, इसके अंदर CO2 इकट्ठा हो रहा है। कैसे मैम? एक बार तुम्हारा मैलेट बन गया, मैलेट कैन मूव टू द बंडल शीथ सेल्स। ये क्या है बच्चे? ये वाले हैं आपके बंडल शीथ सेल्स। जो पहला मैंने रिएक्शन बताया था वो कहां हो रहा था? मीजोफिल में हो रहा था। मतलब पहला फिक्सेशन मीजोफिल में हुआ, दूसरा फिक्सेशन होगा बंडल शीथ में। 2 बार फिक्सेशन होता है यहाँ पे। यस, तो ये तुम्हारी गुल्लक। गुल्लक को तोड़ेंगे तो पैसे निकलेंगे, निकलेंगे। अब इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है? अब इसको हम तोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ मैलिक एंजाइम, और मेरे पास बन जाएगा पाइरुवेट। पाइरुवेट बन गया। पाइरुवेट बनता है ना बच्चे तो CO2 भी रिलीज होता है। अब ये CO2 जा सकता है केल्विन साइकिल के अंदर। कहाँ जा सकता है? केल्विन साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना सेट हो गया। इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास बहुत सारा CO2 बन गया, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। दिस साइकिल विल कंटिन्यू। नाउ एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ पे एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 30 ATP लगती है। यहाँ पे थोड़ी एनर्जी ज्यादा लग जाती है। अब बच्चे इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तुम्हारी फोटो रेस्पिरेशन, चलो ये फोटो रेस्पिरेशन अभी थोड़ी देर में लेते हैं, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म की। ये प्लांट्स काफी आपको कुछ चीजें सिमिलर लगेंगी C4 प्लांट से, लेकिन बच्चे यहाँ पे पता है क्या होता है? यहाँ पे आपके ये कौन से होते हैं? सकुलेंट प्लांट्स होते हैं जो पानी को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा रात को खुलता है। दे आर स्कोटो एक्टिव। क्यों? क्योंकि दिन में इतनी ज्यादा गर्मी होती है, इनका पानी निकल जाएगा सारा। तो CO2 का फिक्सेशन बच्चे रात को हो रहा है। इसका मतलब है कि मैलिक एसिड रात में बन रहा है। चीज सेम हो रही है जो वहां हुई C4 प्लांट में, लेकिन यहाँ पे रात और दिन का फर्क हो गया, टाइम का फर्क हो गया बच्चे। वहां पे स्पेस का फर्क था, चीजें अलग स्पेस में हो रही थी, यहाँ पे चीजें अलग टाइम में हो रही हैं, है ना? केल्विन साइकिल फिर दिन में होगा। रात में मैलिक एसिड बनाते रहेंगे, केल्विन साइकिल खुल के दिन में कर लेंगे। देन बच्चे यू हैव द C2 पाथवे, या फिर फोटो रेस्पिरेशन भी इसको बोला जाता है। फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? ये जो रुबिस्को है विच इज योर एंजाइम, जो बच्चे आई एम वेरी सॉरी मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, ठीक है? यहाँ पे जो एंजाइम है जो काम करता है RUBP को CO2 को फिक्स करने के लिए काम करेगा, हेल्प करेगा, दैट इज रुबिस्को, ठीक है? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सेप्ट कर सकता है, CO2 को भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये नटखट है, ये चंचल है। अगर बच्चे CO2 कम हो गया देन इट विल स्टार्ट पिकिंग ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को उठाना शुरू कर देता है। अगर इसने ऑक्सीजन को उठाया तो गड़बड़ हो गई। तो अब ये एक PGA का मॉलिक्यूल बनाएगा। पहले 2 बन रहे थे, अब ये 1 बनाता है, और दूसरा बना देता है बच्चे फॉस्फोग्लाइकोलेट का। अब क्योंकि यहाँ पे CO2 तो आया नहीं, तो आपका एक कंपाउंड 3 का बन गया और एक 2 का बन गया। आपके पास 5 ही थे ना, 5 ही थे, तो CO2 तो आया नहीं, 6 तो नहीं हुए। तो यहाँ पे बच्चे इसलिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा ATP लग जाती हैं। दिक्कत वाला है ये, दिक्कत वाला है, लेकिन पूरा दिक्कत वाला नहीं है। ये बेचारा हेल्प भी करता है प्रोटेक्ट करने में। या फिर आप बोल सकते हो कि जो क्लोरोफिल है ना, जब बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो जाती है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत आप अपना क्लोरोफिल को बचा सकते हो, ठीक है? ये सब बातें हमने कर ली बच्चे। ये जो C4 के प्लांट्स हैं ये हाई टॉलरेंस शो करते हैं, बिकॉज दे हैव दैट प्रॉपर एक अच्छा मैकेनिज्म है इनके पास जहां पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं CO2 को, ठीक है? यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये काफी ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। अब फैक्टर्स क्या है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे? इंटरनल फैक्टर्स, भाई मेरे पास टोमेटा कितना है, मेरे प्लांट का एज क्या है, साइज क्या है, पत्ते कितने हैं, क्लोरोफिल कितना है ओके, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये हो गया आपके इंटरनल। देन बच्चे एक आता है आपका एक्सटर्नल की भी बात करूंगी, एक आता है आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जो कि दिया था ब्लैकमैन ने। ये क्या बोलता है? ये सिर्फ ये बोलता है कि मान लो तुम्हारे बायो में बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो बच्चे केमिस्ट्री डिसाइड करेगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना? ऐसे ये बोल रहे हैं कि जब एक रिएक्शन चल रही है ना, उसमें जो सबसे कम वाला आपका फैक्टर है, कम से सबसे कम जिस फैक्टर की वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि आपकी रिएक्शन किस स्पीड में जाएगी। यही है ये बस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यही है बच्चे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एक्सटर्नल, लाइट आ गया। अब लाइट का सैचुरेशन 10% पे हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार,
ठीक है। लाइट का बच्चे कब हो जाता है 10%, मतलब सनलाइट जितनी भी आ रही है ना 10% ही चाहिए मेरे प्लांट को, उतनी यूज कर सकते हैं वो, उससे भी कम यूज करते हैं, 2% यूज करते हैं, बट 10% जो है ना वो वही इनके लिए यूजफुल है, उसमें से भी 2% यूज करें तो सैचुरेशन 10% पे हो जाता है। और अगर आप लाइट बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, अंत में आके बच्चे आपका क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, तो याद रखना। अब आ जाओ तुम CO2 पे। CO2 को बोला जाता है मेजर लिमिटिंग फैक्टर। लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकती, सूरज तो है ही चमक रहा है, लेकिन बच्चे ये हो सकता है क्लोरोप्लास्ट बंद हो गए तो ये अंदर नहीं पहुंचेगा। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यू नो दैट इट इज 0.03 से 0.04 इन द एटमॉस्फेयर। अब क्वेश्चन यहां से आएगा कि हम कितना इंक्रीज करें तो हमारा फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। बच्चे अगर आप इंक्रीज करते हैं 0.05 तक तो आपका फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, उसके बाद डैमेज हो जाएगा, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय। C4 प्लांट का सेचुरेशन आपका जल्दी आ जाएगा क्योंकि उनके पास गुल्लक है, उनके पास CO2 एक्यूमुलेट हुआ है, इसलिए जल्दी आ जाएगा। C3 प्लांट के पास कमी होती है, इसलिए वो ज्यादा CO2 में ही प्रेफर करते हैं। दैट इज वाई ग्रीन हाउस क्रॉप जो आपकी होती हैं वो सारी C3 वाली हैं, टमेटो, बेल पेपर एक्सेट्रा। टेम्परेचर बच्चे डार्क रिएक्शन को ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि वहां पे ज्यादा एंजाइम्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना, वहां पर ही ज्यादा एंजाइम्स देखने को हमें मिले थे, रुबिस्को एंड ऑल दैट, दे आर देयर ओनली। तो बच्चे C4 हायर टेम्परेचर पे भी मिल जाते हैं, C3 आपको लोअर टेम्परेचर पे मिलते हैं। अंत में आ गया तुम्हारा पानी, वाटर स्ट्रेस, ठीक है, अगर होगा पानी का स्ट्रेस तो विल्टिंग हो जाएगी, मुरझा जाएगा आपका प्लांट, एंड इस वजह से बच्चे आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। डू लेट मी नो, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको क्विकली जब आप वेन एवर यू आर वॉकिंग या फिर आप छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं बच्चे, तो इसको 1.5x पे देखोगे ना तो आराम से आप 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं। एंड दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन C4 एंड C3 प्लांट, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, या फिर आप पॉज करके एक बार इसको देख भी सकते हैं, है ना। एंड बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट कि आप AIMT में प्लीज प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट, इसमें पार्टिसिपेट करिए, गार्गी कोड लगाइए बच्चे, और हर एक बच्चे को ये टेस्ट जरूर देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा कोर्स आ रहा है बच्चे, शौर्य बैच आ रहा है, मेरा लक्ष्य बैच आ रहा है फॉर 24 एंड 25, तो वहाँ पे भी आप गार्गी कोड लगाएंगे एंड मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप में पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है कि मैम कितनी रेगुलर है, कितनी कंसिस्टेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, मैं पहुँचती हूँ, बिल्कुल पहुँचती हूँ बच्चे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वाई आर यू टेकिंग दिस स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी डे, इट इज हैपनिंग यार, कम ऑन, गार्गी कोड लगाओ बच्चे, रोज ये आपका पेपर हो रहा है, आप ड्रॉपर हो, आप 8वीं से 12वीं कक्षा में हो, सब बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए, डू टेक द टेस्ट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो मुझे जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा रहा, और अगला चैप्टर भी बता देना, वैसे मैंने तो सोचा हुआ है अगला चैप्टर कौन सा होगा। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।